लेक्चर का उसमें हम प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न को कवर कर रहे हैं। और प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न है क्या, तो सबसे पहले इंटेंट से आपको आइडिया हो जाता है। तो प्रोवाइड अ सरोगेट आर प्लेस होल्डर फॉर अनदर ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल एक्सेस टू इट। तो कोई एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट है या कोई बड़ा सिक्योर्ड किस्म का ऑब्जेक्ट है जिस तक आप अपने एप्लीकेशन में डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना चाहते, ठीक है, फॉर सम रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न, फॉर मेमोरी रीजंस, फॉर एफिशिएंसी रीज़न, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, उस एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं देना चाहते हैं और उसके फ्रंट पे ना एक आप वो रखना चाहते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेटर रखना चाहते हैं, उसकी एक प्लेस होल्डर जो है वो रखना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले प्लेस होल्डर के पास या उसके पास एजेंट के पास लोग, वो एक एजेंट टाइप का होगा, उसके पास लोग रिक्वेस्ट आएगी, वो देखेगा कि रियल ऑब्जेक्ट को ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो अगर ज़रूरत हो तो वो आगे रियल ऑब्जेक्ट को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा, अगर ना हो तो ये वहीं से उसको डील करके रिटर्न रिप्लाई कर देगा, ठीक है। तो आपको एक एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिए, आपने उस पर एक चेक लगा दिए मिडल में। तो ये जो हम मिडल लेयर क्रिएट कर रहे हैं या ये जो हम कंट्रोलिंग पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी। तो ये प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न जो है ये आपको कहते हैं कि अपने एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप मेमोरी में उसको मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन है उसके अंदर, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें कि आप प्रॉक्सी या उसका एक प्लेस होल्डर जो है या सरोगेट जो है वो आप प्रोवाइड कर दिया करें, ठीक है। तो ये इसको हम सरोगेट पैटर्न भी कहते हैं। और हम इसको क्यों यूज़ करना चाहते हैं, जो बुक वालों ने एग्जांपल दी है इन्होंने इमेज की एक एग्जांपल दी है कि आपके पास सपोज़ कोई एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारे इमेजेस वगैरह है। तो एक इमेज सपोज़ बहुत बड़ा है और उसको डिस्प्ले जो है वो हर बार उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ उसके कभी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या उसका पोर्शन चाहिए, तो बजाय इसके सारा का सारा इमेज आप एक सब बार बार लोड करते जाएं, अनलोड करते जाएं, तो अब उससे जो उसके लोडिंग के और यानी कि कंस्ट्रक्शन के और डिस्ट्रक्शन के जो ओवरहेड्स है उससे आप बचना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस इमेज को जब ज़रूरत होगी तो एक बार लोड करेंगे और उसके बाद जो जब भी ज़रूरत होगी तो उसी लोडेड इमेज को, उसी कैश्ड इमेज को आप बार बार लोगों को दिखाएंगे कि ये लो ये। तो आप उससे क्या फ़ायदा होगा, एक एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट के लोड होने का जो टाइम है वो बचेगा, यानी कि उसको क्रिएट करना और फिर उसको मेमोरी से डिस्ट्रॉय करवाना, तो वो बचेगा एज लॉन्ग एज के वो इमेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है। यानी इस डॉक्यूमेंट के व्यू के अंदर जब डिफरेंट जगहों पे वो आया हुआ है, तो आप जो जो डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करेंगे तो जब भी वो इमेज आएगा व्यू करने के लिए, तो ऑलरेडी जो कैश इमेज है उसका कैश वर्जन है वो आप प्रेजेंट करेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि मेमोरी से बार बार लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो नहीं होगी और आपका एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से या फास्ट तरीके से परफॉर्म करेगा। तो ये सारे एग्जांपल इन्होंने इस तरह मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब प्रॉक्सी इमेज ये या एक मिडल इमेज ये क्रिएट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट है और उसमें एक एनिमेट प्रॉक्सी है और आगे एक इमेज है, इमेज का डेटा है, एक है या मल्टीपल है जो भी है। तो ये क्या करता है, ये फाइल का नाम मेंटेन करता है और उसको एक बार जब लोड हो गया तो फिर लोड हो गया, कैशे में आ गया, तो उसको बार बार लोड अनलोड बाकी उन इमेजेस को नहीं करेगा, जो जो ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट के अंदर। अब सपोज़ इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट के अंदर सपोज़ 25 इमेजेस है, लेकिन वो जो डिफरेंट इमेजेस है 25, वो कोई पेज नंबर 1 के ऊपर है, कोई नंबर 3 के ऊपर है, इसी तरह नंबर 60 पेजेस है। तो डिफरेंट पेजेस के ऊपर वो इमेजेस है। अब आप अगर सारे इमेजेस को एक साथ लोड करेंगे तो खामखा एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम होगा, राइट। उसके बजाय अगर आप उन इमेजेस के फ़ाइल के नाम अपने पास मेंटेन करेंगे और जो जो यूज़र स्क्रॉल कर रहा है नीचे और डॉक्यूमेंट में जिन जिन इमेजेस के पेजेस पे जाएगा, तब वो इमेज आप लोड करें या वो उसके ऊपर दोबारा आता है तो फिर आप कैशे से उसको उसको दिखा दें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको तमाम 25 इमेजेस को एक साथ लोड करना डॉक्यूमेंट के लिए और उसको प्रेजेंट करने का जो मेमोरी का यूजेज है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको सारा एक साथ लोड नहीं करेंगे,
बल्कि जो प्रॉक्सी है या ये जो इसका एनिमेट प्रॉक्सी एन इमेज प्रॉक्सी है, मिडल वाला जो है, ठीक है, ये उन फाइल्स का अपने पास मेंटेन करेगा, और जब कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेबल होगा उसको डिस्प्ले कराने का, तब वो उस इमेज को मेमोरी से लोड करके दिखाएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी टाइम पे किसी यूज़र ने डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया और उसने पहले 5 पेजेस ही देखे और उसमें 2 इमेजेस आ रही थी, तो वो सिर्फ 2 इमेजेस को मेमोरी में लोड करेगा और फिर अनलोड कर देगा। बाकी जो 23 पेजेस इमेजेस हैं उनको लोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन ज़्यादा एफिशिएंटली बिहेव करेगा। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर डायग्राम पे जाते हैं। इसमें ये कि क्लाइंट है और वो किसी भी एक सब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, कोई एक एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट है उसको वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही उस सब्जेक्ट का रिक्वेस्ट आएगा तो सबसे पहले उसका एक प्लेस होल्डर होगा, प्रॉक्सी होगा, और फिर प्रॉक्सी के पास एक्सेस है रियल वाले सब्जेक्ट की, ठीक है। तो रिक्वेस्ट सबसे पहले प्रॉक्सी के पास आएगा और प्रॉक्सी देखेगा कि अगर कॉन्टेक्स्ट इस तरह का है कि इसको रियल सब्जेक्ट के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट पूरी कर लेनी चाहिए, तो फिर वो उसको कॉल करेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो ये उसी रिक्वेस्ट को हैंडल करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो रियल जो सब्जेक्ट है उसको लोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एज्यूम करें कि प्रॉक्सी एक क्रेडिट कार्ड जो है उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड एक रियल ऑब्जेक्ट है और आपने उसकी एक प्रॉक्सी बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर हैकर जो है वो डायरेक्टली अटैक करता है और वो क्रेडिट कार्ड के नंबर को, उसकी एक्सपायरी डेट को और बाकी डिटेल्स कोड वगैरह जो है वो रीड करना चाहता है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड के अंदर पड़ी होती है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले वो प्रॉक्सी जो कार्ड है वो उसके पास रिक्वेस्ट आएगा और उसके पास जो वेरिएबल होंगे वो डमी वैल्यू से इनिशलाइज हुए होंगे, राइट। तो फिर वो देखता है कि अच्छा अगर कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेबल है तो फिर मैं रियल इमेज को, रियल जो कार्ड है उसको यूटिलाइज़ करूँ, अगर नहीं है एप्लीकेबल तो फिर मेरे जो डमी वैल्यूज़ है बस उसी से काम चला। तो हैकर क्या करेगा, वो समझेगा कि मुझे रियल क्रेडिट कार्ड की जो वैल्यूज़ है वो प्रॉक्सी में से वो रीड करेगा और उसको वो मिल जाएगी, जबकि असल में उसको एक डमी वैल्यूज़ मिल गई है, ठीक है। तो वो एक्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है वो आपने सेव कर दिए। तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए भी आप प्रॉक्सी पैटर्न अप्लाई करते हैं, और जो सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप सिक्योर बनाने के लिए बीच में एक प्रॉक्सी रख लेते हैं, और उस प्रॉक्सी के थ्रू जो आपके कुछ चेक्स पूरे हो जाएं, फिर जो है आप एक्चुअल जो क्रेडिट कार्ड है या कोई सेंसिटिव ऑब्जेक्ट है उस तक एक्सेस आप कर देते हैं। तो ये आपके पास सिंपल इसका स्ट्रक्चर डायग्राम है कि एक सब्जेक्ट होता है जिसको आपने सिक्योर करना होता है, या एक एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट है जिसको आप बार बार लोड नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हैं, उसको आप इनहेरिट करवाते हैं एक प्रॉक्सी के उससे, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी उसको कर देता है। लेकिन जब क्लाइंट का जो एक्सेस होता है वो थ्रू प्रॉक्सी होता है, ठीक है, उसका पाथ ये वाला बनता है, ये थ्रू प्रॉक्सी यहाँ पे जाता है। ये नहीं होता कि क्लाइंट डायरेक्टली जो है रियल ऑब्जेक्ट कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे सिक्योरिटी भी आ गई है, ऑप्टिमाइजेशन भी आ गई है, और ये चीज़ें आप इस पे इस पैटर्न के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में लेके आ सकते हो। अच्छा, अब इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है इसका प्रॉक्सी, ये जो प्लेस होल्डर है या सरोगेट है जो एक्चुअल इस पैटर्न का पर्पस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट इसके इंटेंशंस है, ठीक है, ये सारे। सबसे पहले ये मेंटेन अ रेफरेंस दैट लेट्स द प्रॉक्सी एक्सेस द रियल ऑब्जेक्ट। प्रॉक्सी मे रेफर टू अ सब्जेक्ट इफ द रियल ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इंटरफेस आर द सेम, ठीक है, दोनों का यूजुअली सेम ही रहता है, तो वो फिर उसको एक्सेस कर लेता है। तो ये इसके पास एक रेफरेंस मेंटेन करता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट का, तो जब भी ज़रूरत होती है तो वो उसको यूज़ करे। दूसरा क्या करता है प्रॉक्सी, प्रोवाइड एन इंटरफेस आइडेंटिकल टू द सब्जेक्ट सो दैट अ प्रॉक्सी कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द रियल सब्जेक्ट। तो ये प्लेस होल्डर बनाने के लिए एग्जैक्टली उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट या एक्चुअल जो क्रेडिट कार्ड था या जो भी था वो इमेज है जिस तरह, तो वो उसका पूरा ये भी इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो क्लाइंट को लगता है कि ये एग्जैक्टली रियल ऑब्जेक्ट है। तीसरा क्या करता है कि कंट्रोल एक्सेस टू द रियल सब्जेक्ट एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग इट। तो क्रिएशनल और रिमूवल के जो ओवरहेड्स है उसको बचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने पास इम्प्लीमेंट करता है कि रियल ऑब्जेक्ट कब कंस्ट्रक्ट होना चाहिए और कब डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ज़रूरत हो तो ये एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत हो तो रियल ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे सिक्योरिटी भी आपके पास आ जाती है।
और तीसरा चौथा जो इसका है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ द प्रॉक्सी, आप किस तरह के प्रॉक्सीज को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। तो एक आपके पास रिमोट प्रॉक्सीज होती है। रिमोट प्रॉक्सीज कौन सी होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग अ रिक्वेस्ट एंड इट्स आर्गुमेंट्स एंड फॉर सेंडिंग द इनकोडेड रिक्वेस्ट टू द रियल सब्जेक्ट इन ए डिफरेंट एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए आप रिमोट प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, और उसमें जो रिक्वेस्ट आता है वो एक ख़ास प्लेन फॉर्म में आता है या किसी सिंपल इनकोडिंग के फॉर्म में आता है। फिर उसको आप डिकोड कर लेते हैं, और रियल जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस डिकोडेड को या उस सिक्योर्ड प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करता है। तो फिर आप उसको प्रॉक्सी के अंदर रियल ऑब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करते हो और फिर आप उसको कॉल कर लेते हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिमोट प्रॉक्सीज, और ये यूजुअली सिक्योरिटी के केस में ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है वो वर्चुअल प्रॉक्सीज है। मे कैशे एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल सब्जेक्ट, आप जो है ना कुछ डेकोरेटिव या कुछ एडिशनल डिटेल जो है वो आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि जिस तरह इमेज का साइज़ कितना है, कब क्रिएट हुआ था, किसने क्रिएट हुआ किया था, उसके प्रिविलेजेस क्या है, उसको रीड करने की क्या कंडीशंस है, इस तरह के जो एडिशनल डिटेल्स होते हैं वो भी आप प्रॉक्सी में मेंटेन कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर डिसाइड करके आप एक्चुअल जो इमेज है या एक्चुअल जो सब्जेक्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो, सो दैट दे कैन पोस्टपोन एक्सेसिंग इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल द इमेज प्रॉक्सी फ्रॉम द मोटिवेशन कैशेस द रियल इमेज एक्सटेंड। ठीक है, और तीसरा जो है यानी कि मेमोरी को बचाने के लिए आप रियल सब्जेक्ट जो है या आप कंप्यूटेशन को बचाने के लिए रियल सब्जेक्ट को आप लोड नहीं करते, बल्कि उसके बारे में मीटर डेटा मेंटेन रखते हो प्रॉक्सी के अंदर, और उसके बेस पे फिर डिसाइड करते हो कि अब लोड करना चाहिए या रिक्वेस्ट को कैसे तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल प्रॉक्सीज। ठीक है, और तीसरा जो प्रॉक्सीज का टाइप है वो प्रोटेक्शन प्रॉक्सीज है। चेक दैट द कॉलर हैज़ द एक्सेस परमिशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ रिक्वेस्ट। तो ये कुछ चेक परफॉर्म करेगा प्रॉक्सी के अंदर, आप कुछ चेक्स परफॉर्म करोगे कि अच्छा जी टाइम ठीक है, और रिक्वेस्ट जो करने वाला बंदा है वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड है और उसके पास ऑथराइजेशन भी है। तो इन चेक्स के पास होने के बाद जो है फिर आप रियल ऑब्जेक्ट तक उसको एक्सेस देते हैं। तो उसको हम कहते हैं ये सिक्योरिटी वाला एक्चुअल ये वाला है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रॉक्सी। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करवा दिया। ठीक है, इसमें आप प्रोटोकॉल्स या चेक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जब उस केस में आप एक्सेस जो है वो कंट्रोल करते हो तो फिर वो प्रोटेक्शन प्रॉक्सीज है। अगर आप मेमोरी या कंप्यूटेशन को सेव करना चाहते हैं मीटा डेटा के थ्रू तो वर्चुअल प्रॉक्सीज है। और अगर आप जो है इनकोडिंग या डिकोडिंग करना चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट जो प्लेन फॉर्म में आ रहा है दैट इज़ डिफरेंट देन व्हाट द रियल ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो हमारे पास फिर रिमोट प्रॉक्सीज है। तो ये तीन इसके टाइप्स हैं। ये यहाँ पे एक और भी मैं आपको यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है प्रॉक्सी पैटर्न जो है। प्रॉक्सी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल से बताया हुआ है कि ये पैटर्न नेम जो है ये इन केसेस में यूज़ हो रहा होता है। एक प्रोटेक्शन है, रिमोट है, केयर टेकर पैटर्न। ठीक है, और एक लेजी इंस्टेंशिएशन पैटर्न, इन्होंने थोड़े से और भी टाइप्स इसके बताए हुए, और हैंडल बॉडी पैटर्न्स। गेंगा 4 में तो इसका ये इंटेंट है, लेकिन इसके अलावा ये कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन प्रॉक्सी है या पॉसिबली केयर टेकर पैटर्न है, हाउएवर द टर्म प्रॉक्सी इज़ मोर कॉमन यूज टू रेफर टू रिमोट फॉर हैंडल्स या हैंडल बॉडी पैटर्न्स। ठीक है, तो आप ये जो बीच में आपने प्रॉक्सी वाला लेयर दे दिया है एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, तो ये फॉर डिफरेंट रीजंस हो सकता है और आप डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल कर लेते हो। ठीक है, तो इन्होंने भी ये वर्चुअल प्रॉक्सी और रिमोट प्रॉक्सी और एक्सेस प्रॉक्सीज को कंट्रोल एक्सेस जो है, ठीक है, इनको अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो एडिशनल इन्होंने दिए वो ये है कि देयर आर आल्सो अ प्रॉक्सी टाइप कॉल्ड स्मार्ट प्रॉक्सी। दिस कुड प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी ओवर दैट ऑफर्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि रियल ऑब्जेक्ट जो है वो इतने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता था, जबकि जो मिडल वाला आपने प्रॉक्सी के थ्रू उसको एक्सेस दे दिए तो अब वो मोर उसके कैपेबिलिटी से ज़्यादा बिहेवियर जो है वो उसमें आ जाता है। तो ये समहाउ यानी कि डेकोरेटर आप उसके ऊपर ये जो प्रॉक्सी है इसको आपने डेकोरेटर टाइप वो बना दिया है उसको। ठीक है, कि वो अब कुछ फंक्शनलिटीज़ एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई 5 फंक्शनलिटीज़ थी, लेकिन जब आप प्रॉक्सी के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं तो आपको लगता है कि इसके अंदर 10 फंक्शनलिटीज़ है। तो वो जो 5 एक्स्ट्रा है वो किसने इंप्लीमेंट की है? वो स्मार्ट प्रॉक्सी ने इंप्लीमेंट की होती है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है।
और ये डेकोरेटर सपोज एन एग्जिस्टिंग क्लास, ये इसी का एग्जांपल है, ठीक है, कि सपोज एन एग्जिस्टिंग क्लास प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ नॉन थ्रेड सेफ फंक्शंस. Instead of modifying the existing class to be thread safe, a smart proxy could be used to uh, synchronize the method call. तो अगर आपके पास थ्रेड सेफ्टी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप डेकोरेट करवा सकते हो, या एडिशनल बिहेवियर आप डेकोरेट करवा सकते हैं, ठीक है. तो ये भी थोड़ा सा एडिशनल टाइप था, मैंने कहा आपको बता दूं. वापस चलते हैं. अच्छा, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं, ठीक है, कि ये पैटर्न कब एप्लीकेबल है. तो प्रॉक्सी इज एप्लीकेबल व्हेनेवर देयर इज अ नीड for a more versatile or sophisticated references to an object that then a simpler pointer. ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं ये ऑब्जेक्ट जब एक्सेस होगा तो इसके लिए काफ़ी सारा सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, तो फिर उस केस में आप प्रॉक्सी पैटर्न अप्लाई करेंगे. अच्छा, हियर आर सेवरल कॉमन सिचुएशन इन विच प्रॉक्सी पैटर्न इज एप्लीकेबल. तो पहला क्या है, रिमोट प्रॉक्सी है. प्रोवाइड अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट इन ए डिफरेंट एड्रेस स्पेस. तो आप एपीआई के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, या आपने उसको एक अलग डीएलएल के अंदर उसको यानी कि आपका जो लेयर है एप्लीकेशन का वो एक और लेयर के अंदर असल में एक्चुअल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. तो और प्रॉक्सी जो है वो आपके फ्रंट के ऊपर है, या डायरेक्ट जो इंटरफेस एप्लीकेशन लेयर है उसमें है, और आपके जो बिजनेस लॉजिक है वो या एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो बैकएंड के यानी कि एक और डीएलएल के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसको फिर आप एक्सेस, तो वो आप रिमोट प्रॉक्सी. और ये भी हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रियल ऑब्जेक्ट को एक और एप्लीकेशन में से थ्रू एपीआई जो है वो एक्सेस कर रहा हो, ठीक है. वर्चुअल प्रॉक्सी क्रिएट्स, दूसरा जो है वर्चुअल प्रॉक्सी क्रिएट्स एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स ऑन डिमांड. जिस तरह इमेज का एग्जांपल हम इसमें देख रहे हैं कि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है और उसको लोड अनलोडिंग के ओवरहेड्स है, तो उससे बचने के लिए जो है वो इमेज प्रॉक्सी डिस्क्राइब इन द मोटिवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सच प्रॉक्सी. तो उसमें आप वर्चुअल प्रॉक्सी आप देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट है, वाकई उसको लोड करना है, डॉक्यूमेंट में यूज़र वाकई उस पेज के ऊपर है जिसके लिए जिसमें इमेज डिस्प्ले होना चाहिए, तब आप उसको इमेज डिस्प्ले लोड करके उसको दिखाते हो, अदरवाइज आप खामखा उसको लोड नहीं करवाते. और प्रोटेक्शन प्रॉक्सी कंट्रोल एक्सेस टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स. प्रोटेक्शन प्रॉक्सीज आर यूजफुल व्हेन ऑब्जेक्ट्स शुड हैव different access rights. For example, kernel proxies in the choices operating systems. कर्नल में भी यानी कि कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से होते हैं जिसमें हर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक्सेस अलाउड नहीं होता, और अगर कोई किसी तरीके से पहुंच भी जाता है तो वो फिर समझता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाता है कि ये मेरे ऊपर अटैक हुआ है, राइट. तो वो अपनी मेमोरी के डम फाइल्स वगैरह लेके उसको फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्वर को दे देता है, अपने उस सर्विस को दे देता है जिसने इन्वेस्टिगेट करना होता है. तो कर्नल का कोड जो है या कर्नल के जो ऑब्जेक्ट्स है उन तक एक्सेस भी जो है आप प्रोटेक्शन प्रॉक्सी के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है. और स्मार्ट रेफरेंस, ये वही चौथा जो टाइप था जो एक्चुअल टाइप में इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें आप एडिशनल फीचर्स ऐड कर लेते हैं, डेकोरेशन कर लेते हैं, ठीक है. रिप्लेसमेंट फॉर अ बेयर पॉइंट that perform additional actions when an object is accessed. Typical uses includes counting the number of references to the real object so that it can be freed automatically when there are no more references. तो आप उसके मेमोरी को या उसके जो लोडिंग है अनलोडिंग है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके पूल जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं. लोडिंग अ परसिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू मेमोरी व्हेन इट्स फर्स्ट रेफरेंस्ड. तो जब वो पहली बार रेफरेंस होगा तो फिर वो मेमोरी में इसको कैशे करेगा. चेकिंग दैट द रियल ऑब्जेक्ट इज लॉक्ड बिफोर इट इज एक्सेस टू इंश्योर दैट नो अदर ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज इट, ठीक है. तो आपने उसको प्रोटेक्ट सिक्योर कर दिया कि कोई और उसको चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही चेंज कर सकता हूँ. यानी कि सेटर जो है वो सिर्फ इस क्लास को, एक प्रॉक्सी क्लास को एक्सेसिबल होंगे, किसी और क्लास को उसके सेटर्स वगैरह एक्सेसिबल नहीं है. तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है. ये इसके रिमोट वर्चुअल और प्रॉक्सी जो यूजेजेस है या टाइप्स है ये आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे. और आखिर में आते हैं इसके जो लास्ट सेक्शन है कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, ठीक है, कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है. अच्छा, द प्रॉक्सी पैटर्न इंट्रोड्यूस अ लेवल ऑफ इनडायरेक्शन, यानी कि एक आप ग्रेस के अगर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपको याद हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल था इनडायरेक्शन का. इनडायरेक्शन क्या था
कि आप जो है वो एक अल्टरनेट या एक मिडल लेयर दे देते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को या उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करते बल्कि बीच में एक लेयर लेके आते हैं। तो इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न एग्जैक्टली उसी के उस प्रिंसिपल की रिप्रेजेंटेशन है, इनडायरेक्शन का। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल के जो 9 प्रिंसिपल्स है उनमें से एक था इनडायरेक्शन। तो उस इनडायरेक्शन का एक रियल ये रिप्रेजेंटेशन है उसका, ये वाला डिज़ाइन पैटर्न। The additional indirection has many uses depending on the kind of proxy. A remote can hide the fact that an object resides in a different address space. तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है तो हैकर को पता नहीं होता। अच्छा, virtual proxy can perform optimization such as creating an object on demand. कंप्यूटेशन और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं। अच्छा, बोथ प्रोटेक्शन प्रॉक्सीज एंड स्मार्ट रेफरेंसेस अलाउ एडिशनल हाउस कीपिंग टास्क, एडिशनल डिपुरेशन टास्क, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेस। तो आप उसके ऊपर एडिशनल जो स्टेप्स है या चेक्स है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3 इसके मेजर फ़ायदे हैं, ज़ाहिर है ये इसके हैं। अच्छा, there is another optimization that the proxy pattern can hide from the client. It's called copy on write and it's related to the creation on demand. तो ये जब शेलो या डीप कॉपी की ज़रूरत होती है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शेलो कॉपी और डीप कॉपी आई होप आपको क्लियर होगी। जब रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स को आप तमाम उसके जो वैल्यूज़ है वो कॉपी कर लेते हैं एक और मेमोरी एड्रेस में और उस एड्रेस का फिर रेफरेंस आप रिटर्न करते हो तो वो डीप कॉपी हो जाती है। लेकिन अगर आप जो है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का एक और रेफरेंस मेमोरी पॉइंटर्स आई होप आपको क्लियर हैं, वो आप आगे फॉरवर्ड करते हो बाय रेफरेंस आप आगे दे देते हैं, तो वो शेलो कॉपी होती है। So copying a large complicated object can be an expensive operation. If the copying is never modified, then there is no need to incur this cost. यानी कि आपको deep copy की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। By using a proxy to postpone the copying process, we ensure that we pay the price of copying the objects only if it is modified. तो फिर आप उसको deep copy बनाते हो, अदरवाइज आप shallow copy रीडिंग पर्पज़ के लिए हर किसी को दे सकते हो। अच्छा जी, तो ये इसके थोड़ा से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज तो हमें खैर प्रॉक्सी पैटर्न का कोई इतना है नहीं, क्योंकि ये आप अप्लाई तब करते हो जो आपको ये 3 सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन ट्रू है, तो ऑलवेज़ आपको बेनिफिट्स ही देता है। सिर्फ इसमें ये एडिशनल ओवरहेड्स आ सकते हैं कि आपको एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। आप रियल ऑब्जेक्ट्स को भी मेंटेन करोगे अगर कोई चेंजेस या उसका बिहेवियर या स्टेट जो है वो चेंज होता है, और उसके प्रॉक्सी को भी एडिशनली मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके कोई और कॉन्स नहीं है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस इसके नहीं है। तो ये था प्रॉक्सी पैटर्न के बारे में। जो इसका एग्जांपल ट्यूटोरियल पॉइंट वालों ने दिया है वो इमेज का दिया है और ये हम लैब में रन भी करेंगे। इन्होंने एक इमेज दिया है कि एक रियल इमेज है जिसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो जब भी ज़रूरत हो इसको डिस्प्ले करने का तब डिस्प्ले हो जाए, मेमोरी में लोड हो जाए, अदरवाइज़ खामा ना हो। तो जो डेमो है वो इस प्रॉक्सी इमेज को एक्सेस करता है और जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो उसको डिस्प्ले को कॉल करेगा और डिस्प्ले जब कॉल होगा फिर ये मेमोरी से लोड हो जाएगा, फाइल तब मेमोरी में लोड हो जाएगा और फिर वो दिखाएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन दी है कि एक इमेज है जिसमें उसका जो पॉलीमॉर्फिक मेथड है डिस्प्ले के, उसने डिस्प्ले होना है, लेकिन कब होना है ये डिसाइड करेगा आपका प्रॉक्सी इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज में क्या है कि ये इमेज को इनहेरिट कर रहा है, इसका फाइल का नाम है और रियल इमेज ये इनिशियलाइज हो गया और लोड फ्रॉम डिस्क। तो जब भी आप रियल इमेज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर में तो वो लोड हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी आप उसके ऊपर फिर डिस्प्ले कॉल करते हो तो वो कहता है कि ठीक है मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया है। और लोड फ्रॉम डिस्क जो है वो ये वाला मेथड कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो वो लोड से शुरू जैसे ही आप कॉल करते हैं रियल इमेज तो वो लोड हो जाता है, मेमोरी में आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये ऑलवेज लोड ना हो बल्कि जब ज़रूरत हो फिर, तो हम प्रॉक्सी इमेज के थ्रू इसको रिप्लेस कर लेते हैं, इसको यानी कि इसका एजेंट बना देते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर ज़रूरत है, अगर वाइड डिस्प्ले मेथड कॉल हो गया और हम कहते हैं कि रियल इमेज नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, अगर नल है तो उसको एक बार कैशे कर दो और अगर ऑलरेडी एक बार लोड हुआ था तो फिर दोबारा उसी को कॉल कर दो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी इमेज को बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं
बल्कि एक बार उसको कैशे करके बार बार उसको डॉक्यूमेंट के अंदर जितने जगहों पे वो इमेज आया हुआ है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बार बार क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से जान छूट जाती है इसकी। अच्छा, स्टेप नंबर 4 जो है ये आपके जस्ट आउटपुट्स है, और ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसको हम लैब में रन कर लेंगे। तो आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉक्सी पैटर्न। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ लें, मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।